नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा, आपका आज के इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी वर्तमान की जो ई व्याख्यान माला है वो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 को लेकर चल रही है। और विगत ई व्याख्यान में हमने बंधक के बारे में चर्चा की थी और ये जाना था कि बंधक क्या है और इसमें जो विभिन्न पद हैं उनकी परिभाषाएं क्या हैं और बंधक के आवश्यक तत्व क्या हैं। दोस्तों, आज के इसी व्याख्यान में हम बंधक के प्रकारों के बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कि बंधक कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो आइए बिंदुवार चर्चा करते हैं। पहला बिंदु आता है साधारण बंधक या सिंपल मॉर्गेज। अब साधारण बंधक क्या है या सिंपल मॉर्गेज क्या है और इसमें क्या आता है ये देखें। पहला बिंदु, कब्जा बंधककर्ता के पास ही रहता है। पोजेशन रिमेन्स टू मॉर्गेजर। अर्थात साधारण बंधक की सबसे खास बात यह है कि इसमें जो कब्जा है वो कब्जा बंधककर्ता के पास में ही मौजूद रहता है, यानी जो पोजीशन है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है मॉर्गेजी को और मॉर्गेजर के पास ही बना रहता है। दूसरा बिंदु आता है बंधककर्ता ऋण हेतु व्यक्तिगत रूप से दायित्वाधीन है। मॉर्गेजर इज पर्सनली लाइबल फॉर मॉर्गेज मनी, यानी इसमें जो बंधककर्ता है वह बंधक ऋण हेतु व्यक्तिगत रूप से दायित्वाधीन है। ऋण जो अचल संपत्ति है उसके साथ साथ व्यक्ति भी खुद दायित्वाधीन होता है ऋण के भुगतान हेतु। और अगला बिंदु आता है बंधक ग्रहीता को संपत्ति विक्रय करवाने का अधिकार। मॉर्गेजी शैल हैव राइट टू कॉज द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड। अर्थात यदि बंधककर्ता बंधकदार को या मॉर्गेजी को उसका ऋण लौटाने में असफल रहता है तो बंधक ग्रहीता या बंधकदार अपनी ऋण की वसूली हेतु उस बंधक संपत्ति का विक्रय करवाने का अधिकार रखता है। तो साधारण बंधक में जो महत्वपूर्ण बात आई वो तीन बातें थी। पहली बात कि कब्जा बंधककर्ता के पास रहता है। दूसरा, बंधककर्ता व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। और तीसरा, बंधक ग्रहीता को संपत्ति के विक्रय करवाने का अधिकार भी मौजूद होता है। दूसरा प्रकार जो है मॉर्गेज का या बंधक का वो है सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। इसमें क्या होता है आइए देखते हैं। पहला, बंधक संपत्ति का दृश्यमान विक्रय, ऑस्टेंसिबल सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, यानी जो संपत्ति बंधक की जाती है वो एक तरह से विक्रय होता है या विक्रय जैसा संव्यवहार, ना कि विक्रय। दूसरी जो बात आती है, जो दूसरा बिंदु है वो है दृश्यमान विक्रय की शर्तें। पहली शर्त क्या है? निश्चित तारीख पर दृश्यमान विक्रय पूर्ण विक्रय में बदल जाएगा यदि बंधक ऋण का संदाय ना किया जाए। अर्थात ए बी से कहता है कि मैं आपको 5,000 रुपये के ऋण के बदले में अपनी संपत्ति का सशर्त विक्रय करता हूँ कि आगामी माह की 10 तारीख तक यदि मैं आपका ऋण का भुगतान करने में असफल रहूं तो ये मेरी संपत्ति जो है उस संपत्ति का स्वामित्व आपके पास चला जाएगा और ये ऐसा माना जाएगा जैसे कि मैंने अपनी संपत्ति का विक्रय आपको कर दिया है। जबकि बंधक की सबसे खास बात ये होती है कि बंधक सदैव बंधक ही बना रहता है, बंधक और विक्रय में अंतर होता है। लेकिन सशर्त विक्रय द्वारा बंधक यहाँ पर इस अंतर को कुछ हद तक चुनौती देता हुआ प्रतीत होता है।
अगला जो बिंदु आता है वो है निश्चित तारीख पर धनराशि संदाय होने पर दृश्यमान विक्रय शून्य हो जाएगा। मान लीजिए ए बी को कहता है कि अगले माह की 10 तारीख को मैं आपको अपने द्वारा लिया गया ऋण चुका दूंगा, और वो व्यक्ति बंधककर्ता उस ऋण को चुका देता है, तो ऐसा दृश्यमान विक्रय शून्य हो जाएगा। अगला बिंदु, निश्चित तारीख पर धनराशि संदाय होने पर विक्रेता बंधक संपत्ति क्रेता को अंतरित कर देगा। यानी यदि बंधकदार को अपना ऋण ब्याज समेत पुनः मिल जाता है तो उसे बंधककर्ता की संपत्ति को रोकने का कोई अधिकार नहीं है, तो ऐसी दशा में बंधककर्ता को बंधकदार उसकी संपत्ति पुनः लौटा देगा। तो ये दो मुख्य प्रकार हमने पढ़े बंधक के और चर्चा की, और इससे आगे की चर्चा हम हमारे अगले ई व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।